मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन सबका बहुत अच्छा गुजरे, बहुत बेहतरीन गुजरे, खैर आफियत से गुजरे, खैर आफियत सबसे से बड़ी गुजरे। बात। क्योंकि आजकल जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, आज सुबह भी जब हमने देखा कि बारिशें, और आज सुबह चलो ये था कि हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बट रात में भी कल पूरा मुसलसल दिन कुछ इलाकों में बारिश बारिश होती रही रही है। है। एब्सोल्युटली कल जो जमीन बारिश रही है, अगर हम उसकी बात करें, जिस बारिश ने खासी तबाही मचाई है, बहुत से इलाके ऐसे, बहुत सी सोसाइटीज ऐसी, बहुत से एरियाज ऐसे जहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था। बहुत से ऐसे नाले जहां पर अगर किसी वजह से उसका रास्ता रोका गया है, किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से, किसी वजह से, तो वहां पर भी हमने पानी का एक ऐसा बहाव देखा, ऐसा रेला देखा, जिसकी वजह से खासी तबाही हुई। और बहुत सी ऐसी वीडियोस हमारे सामने हैं जिसपे वाकई बहुत दुख, बहुत तकलीफ भी हुई। एग्जैक्टली। सो आज हमने सोचा हम इस पर बात भी जरूर करेंगे। ये जो गफलत होती है ना हमारी, जो इंसानी गफलत और लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज अपनी जगह, उसकी तबाही अपनी जगह, लेकिन हमारी तैयारी जितनी भी थी, लेकिन उससे पहले जो गलतियां हो चुकी हैं, जो कोताहियां हो चुके हैं, जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा चुका है मुख्तलिफ औकात में, उसने एक लम्हे में हमें दिखा दिया है, एक लम्हे में ये बता दिया है कि वो जो गफलत, वो जो कोताही थी, किसी बात को नजरअंदाज अगर किया गया था, पानी का रास्ता अगर रोका गया था, सो पानी ने आज बताया है कि अगर रास्ता रोको तो फिर क्या होता है, फिर तबाही होती है। फिर जिस तरीके से गाड़ियां बह रही थी, जिस तरीके से उसमें लोग, तो वाकई बहुत दुख, बहुत तकलीफ भी हो रही माली थी। नुकसान भी एट द सेम टाइम जानी हमने देखा, नुकसान जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। और अफसोस की बात यह है, और हम बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं या नहीं, बट रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सोचिए कि हर साल तबाही में हम इजाफा देख रहे होते हैं, और ये क्लाइमेट चेंज है, और ऑब्वियसली डिज़ास्टर जब आता है तो उसको डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो एक कुदरती आफत है। लेकिन यस शब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि उसमें हमारी तैयारी एज एन इंडिविजुअल हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से हमने अपनी तैयारी रखनी है, ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। एहतियात करें। अगेन हम डेली ये बातें कर रहे होते हैं, और बार बार ये रिमाइंडर देना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और आप भी अपना फ़र्ज़ समझें कि आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है। ये जान अल्लाह की अमानत है, बहुत ज़रूरी है कि आपने इसकी हिफाजत करनी है। ख़ुद से मत जाएं उस तरफ जहाँ पर ख़तरा है। लोग अच्छे अच्छे सफ़र पे निकल रहे हैं जी, जहाँ लिखी है वहाँ मौत आ जाएगी, और ये वो, अपनी जान की हिफाजत फ़र्ज़ है। बिल्कुल। आप उन जगहों पे मत जाएं, स्पेशली अपनी फैमिलीज को, पूरा पूरा ख़ानदान लेके आप ना जाएं। मैं तो हैरान हूँ, 22-22 30-30 लोग के ख़ानदान के इस मौसम के अंदर, जहाँ पर हम आए दिन तबाही देख रहे होते हैं, कोस्टर्स भर के, गाड़ियाँ जीप्स भर के सब जा रहे होते हैं। मतलब एक तो आपकी अपनी जान, दूसरा आपकी पूरी फैमिली की जान एब्सोल्युटली ऐसे ही है सबीर। और कल ही का जो वाक़या, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जो बाबूसर टॉप से चलास की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जिस तरीके से वहाँ की वीडियोज़ आ रही थी तकनाला, और जिस तरह से बड़े बड़े पत्थरों वाला रेला गुजर रहा था। और ऐसे में ये बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी था, 1-1.5 महीने पहले से अलर्ट जारी था, कुछ स्पेसिफिक इलाकों से मुतालिक जारी था कि वहाँ पे इस मौसम में आपने सफ़र नहीं करना। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो वहाँ से इत्तेफाक से बिल्कुल 1 घंटे की दूरी पे थे, और इत्तेफाक से वहाँ पे वो रुक गए थे ड्यू टू सम रीजंस। अगर अदरवाइज शायद वो भी उस वक्त उस रास्ते से वापस आ रहे होते। एंड लेट मी टेल यू कि कुछ प्लानिंग्स जो हम कर रहे होते हैं ना, कि अच्छा हमें इन डेट्स पे जाना है, और उसके हिसाब से हमने अपने टिकट्स बुक किए होते हैं, या हमने अपने होटल बुक किए होते हैं, हम उसी प्लान पे चल रहे होते हैं। प्लीज़, अगर आपने टिकट्स बुक कर भी लिए होते हैं, आपने होटल बुक किया भी होता है, तब भी जाने से 1 आध दिन पहले, 2 दिन पहले जरूर चेक कर लें कि वेदर अपडेट क्या है, और सिचुएशन 50% क्या है, रास्ते डिस्काउंट के क्या है। लिए फॉल हाँ, ना वो तो करें, बिल्कुल ये ना भी करें। बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जाहिर सी बात है कि टूरिज्म इफेक्ट होता है ऐसे इस तरह के मौसम में। हमने हमेशा मानसून में देखा है टूरिज्म इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ऑफर्स होती हैं अक्सर, कि जी आप अपनी फैमिली को लेके आ जाए, हम इतना डिस्काउंट देंगे, आप खुद आ जाए, हम इतना डिस्काउंट देंगे, या चलें आप आ जाएँ, सिर्फ प्रमोशन है। तो ये वाली चीज़ें भी हम देख रहे होते हैं, और उसके लिए भी बहुत सारे लोग जो है ना, उनकी कोशिश होती है कि ठीक है जी, हम चले चलते हैं क्योंकि हमें तो डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं, सेफ नहीं है, नहीं Yes. जाना। पहले तो जितने होटल्स वाले हैं, पूरा साल माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में टूरिज्म वैसे ही इतना ज़्यादा है, लेकिन किसी की जान से बढ़ के किसी का बिजनेस भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ऐसे में सभी, अभी तो वैसे भी पीक सीज़न है, लेकिन पीक सीज़न में भी ये ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी डिफरेंट स्पेल्स आ रहे थे मानसून के, उसमें आपने ट्रैवल नहीं करना होता। तो प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अपने प्लान को रिविजिट ज़रूर किया करें। इस वक्त भी हम देखते हैं सवात वाली साइड पे, कल भी मैं बहरीन के पास जो
इलाका वहाँ की वीडियोस देख रहा था कि वहाँ पर जिस तरीके से पानी बिखरा हुआ है, सो प्लीज़ ऐसी किसी जगह पर जाने से गुरेज करें। अच्छा, अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमें आज यहाँ पर लाजमी करनी है वो क्या है। अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, वो शहर है, वो गांव है, वो रिमोट एरिया है, वो नॉर्थ है, वो पहाड़ है, वो नदी के किनारे सड़क है, या चाहे वो एक बहुत बड़ी सोसाइटी की सड़क ही क्यों नहीं है, लेट मी ऐड दिस, अगर कहीं पर पानी खड़ा है, थोड़ा सा पानी भी खड़ा है और पानी वहां से गुजर भी रहा है, यानी होता है ना बारिश आ रही है, पानी आपको नजर आ रहा था कि सड़क पे बह रहा होता है, अगर नजर आ रहा है कि पानी खड़ा है या पानी बह रहा है, जो मर्जी जगह है वो, नो मैटर व्हाट, आपने अपनी गाड़ी वहां पर नहीं लेकर जानी है। प्लीज इस बात को इंश्योर करें कि आपने गाड़ी वहां पर नहीं लेकर जानी है। आपको देर हो रही है, कोई मसला नहीं है, ऑफिस जाना है, किसी को ड्रॉप करने जाना है, किसी और जगह पहुंचना है, कोई मसला नहीं है, आपने अपनी गाड़ी वहां से नहीं गुजारनी है। आप वहीं पर रुक जाइए, वहां से हट जाइए, कोई और रास्ता ले लीजिए। जहां पर पानी खड़ा है, जहां से पानी गुजर रहा है, उसे क्रॉस नहीं करना, उसमें नहीं जाना। ये नहीं सोचना ये आधा फुट का पानी है, ये 1 फुट का पानी है, मेरी गाड़ी तो गुजर जाएगी। एक लम्हा लगता है, पानी का बहाव तेज होता है, गाड़ियां बह जाती हैं, उसमें कीमती जानों का नुकसान होता और है। ये भी ना सोचे हमारी गाड़ी बड़ी तगड़ी है। मत सोचें ये, अक्सर मत लोग बड़े सोचें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर गाड़ी चला रहे होते हैं कि जी हमारी गाड़ी बड़ी तगड़ी है या हमारी ड्राइविंग बड़ी ज़बरदस्त है, तो हमारी गाड़ी तो गुजर जाएगी यहाँ से और हम तो निकाल लेंगे यहाँ से गाड़ी को। तो ये भी एक थोड़ी सी थोड़ी नहीं काफ़ी हद तक ये ख़तरनाक चीज़ होती है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो नेचर है, और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सब के लिए, कि जो नेचर है, जो कुदरत है, उससे आप नहीं लड़ सकते, उससे ताकतवर आप नहीं हो सकते, नो मैटर व्हाट। आपकी गाड़ी अच्छी है, आपकी ड्राइविंग अच्छी है, आपका इलाका अच्छा है, जितने भी रीजंस हैं, आप जो मर्जी सोच लें, आप नेचर को बीट नहीं कर सकते। कुदरत कुदरत है और आपने उसके अगेंस्ट नहीं जाना। जहाँ पे आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर नेचर आपके साथ वो करेगी, और वो कर रही है, नेचर वो कर रही है। आई डोंट नो हमने कब हैं सीखना कि क्या। सवीन, बहुत सी वीडियोस तो हम देख चुके हैं जहां पर पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा होता है, आप ये समझते हैं गाड़ी गुजर जाएगी, गाड़ी गुजरते गुजरते आधे ही रास्ते में बह जाती है। सो प्लीज ये मत करें। आज हम इस पे ओपनिंग में तो बात की है, सो की है, लेकिन हम आज इस पर डिटेल से इस अंदाज में बात भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस अंदाज से गलतियां हुई हैं, इसमें कौन से की फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें दरख्तों की कटाई भी है, जिसमें अर्बनाइजेशन भी है, जिसमें सोसाइटीज़ जिस तरीके से तामीर हो रही हैं, इन सब पर बात करेंगे कि अब हमें क्या करना है। चूँकि ज़ाहिर है पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है पाकिस्तान में, एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, कभी पानी बिल्कुल नहीं है और कभी इतना पानी कि मैं संभालने को समझ नहीं आ रही कैसे संभालें। इस पर करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है।
बाग विच पन दिया मांजा कुकुआ दे बाग विच पन दिया मांजा अगे अगे ईर चले पीछे मिया रांझा लानिया कुकुआ जश्न आज़ादी को दुबाला करने के लिए राइजिंग पाकिस्तान ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। बनेंगे हमारे मेहमान जो है शान पाकिस्तान। 1 से 14 अगस्त तक आजादी के जज्बे से भरपूर स्पेशल ट्रांसमिशन। इन खुसूसी नशरियात में जहां होगी तहरीकी आज़ादी की बात, तो वहीं बानियाने पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बासलाहियत नौजवानों को मिलेगा मौका अपनी सलाहियतें दुनिया को दिखाने का। पोस्टर्स मुकाबलों के जरिए नौजवान ढालेंगे अपने जज्बात को रंगों में। मेरा प्यारा पाकिस्तान सेगमेंट के लिए आप बनाएं अपने इलाके की खूबसूरत वीडियोस, हमें भेजें और बने पाकिस्तान की पहचान। हम दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, क्योंकि हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और जिस तरह आज ने प्रोग्राम के आगाज में बात की, जो क्लाइमेट चेंज, उसका इम्पैक्ट और फिर जो इंसानी गफलत लापरवाही, उस पर हम आज बात कर रहे थे। ऐसे में लेट्स टॉक अबाउट द की फैक्टर्स जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे और हैं। वजूहात तो सबको पता भी होंगी। हम आज जरा सोल्यूशंस की भी बात करेंगे और बार बार वजूहात पे स्ट्रेस देना, उसको हाईलाइट करना, ये कितना ज़रूरी है और मज़ीद क्या वजूहात हमने ऐड कर दी हैं, इन पे भी ज़रा बात करनी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि ओपनिंग में जैसे अशरफ आपने बहुत अच्छे से उसको इलेबोरेट किया कि किस तरह से हम दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, नए दरख्त हम उगा नहीं रहे, किस तरह से हम धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉप्स हम जला रहे हैं, किस तरीके से हम वाटर मैनेजमेंट की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे कि किस तरह से हमने पानी को बचाना है। और हम हमेशा ये कह रहे होते हैं कि मैनेजमेंट ने ये करना है, फलाने ने ये करना है, बट हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। बिकॉज देखिए, हर शख्स जो है अगर वो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दे तो उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कितनी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। किसी और ने करना है तो करना है, वो हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करना है, बट हमने हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। अक्सर हम यही देख के एक लेवरेज ले रहे होते हैं कि जी हम लेस देन 1% में आते हैं जी, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम वो लेस देन 1% को भी किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो सो व्हाई नॉट। हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट है शौकत रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? आप ठीक हैं? सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैक्टर्स कुछ हमने बताए, वजूहात हमने बताई, आप पहले भी हमारे पास आते रहे, हम जिक्र भी करते रहे। क्या चीज़ें हैं जो कि अभी आपको लग रहा है कि की फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं कि दिस इज़ द इशू जिसको पहले मैनेज करना चाहिए था ताकि ये तबाही क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से हम ना देख रहे होते? देखिए, अभी जो रिसेंट अगर हम बात करते हैं, जो ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में और फ्लैश फ्लडिंग और ये हो रहा है, ये टोटल एरिया जो है दिस इज़ 200 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसको हर साल हम लोग सुनते हैं $1 बिलियन हम नुकसान कर रहे हैं इसकी वजह से, जो ये क्लाइमेटीज़ और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहा है एनुअली। ओके, ठीक है।
तो इसमें एक तो बहुत बड़ा ये है कि हमारा जो नेट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स हैं वो उसमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इफ़ यू स्पेंड $1 ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप $7 सेव कर सकते हो, ठीक है। तो उस कॉन्टेस्ट में अगर हम लोग जो 1 बिलियन का लॉस हो रहा है उसमें से कुछ हम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर हम लोग अगर कर लें। मेन जो आपने कहा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा जो है इसमें एक कल्चरल बिहेवियर भी है कि लोगों को इतना आइडिया नहीं होता, हालांकि एडवाइजरीज जारी होती हैं। हम पिछले 20 दिन से सुन रहे हैं कि एनडीएमए की एडवाइजरी जारी थी हर न्यूज़ चैनल के ऊपर और उस पर आ रहा है, इसके बावजूद भी वो है। तो इसमें थोड़ा सा लोगों का भी है जैसे आपने बताया, बट जो मेन इसमें करने वाला है कि हम इस एरिया को मैप करें, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक और ये है कि जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं, डीएमएज़ हैं और बाकी हैं नीचे लेवल पे लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो ट्रैवलर्स हैं जा रहे होते हैं, उनको एक सिंक्रोनाइज़ करने की भी ज़रूरत है ताकि जो ट्रैवलर्स हों यहाँ से जो जा रहे हैं उनको कम से कम बंदा एजुकेट करे कि आप, और उनको इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँच रही हो कि आप जा रहे हैं तो आपने कहाँ पे रुकना है, कितना टाइम है आपके पास। तो ये कुछ जो प्रॉब्लम है जो आपने पूछा कि अच्छा, इसमें दरख्तों की कटाई कितना मेजर फैक्टर है? क्योंकि हमने बहुत सी वीडियोज ऐसी देखी कि जब फ्लैश फ्लडिंग से पहले जो एक पानी का बहाव आता है उसमें हमें लकड़ियां नजर आती हैं, उसके बाद हमें बड़े बड़े पत्थर नजर आते हैं और उसके बाद तो सब कुछ बहा ले जाते हैं। तो दैट क्लियरली शोज कि अच्छा उस इलाके में दरख्तों की कटाई बेदर्दी से हुई है, जिसकी वजह से शायद, क्योंकि ज़्यादा दरख्त नहीं होंगे, उनकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, पत्थरों को नहीं रोक पाएंगी, वो सॉइल को नहीं रोक पाएंगी और उसके बाद फिर इस तरह से पानी आएगा। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज के लिए। अब क्लाइमेट चेंज जो है ना, हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसकी वजह से वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हम इट इज़ मेरे उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं कर रहे, बट सही है कि वो एक नेचुरल कवर ज़रूर हो सकता है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन पाथवेज़ को मैप करें, वहाँ पे उनको देखें कि कहाँ से ये हो रहा है। आजकल बहुत आसानी से आप क्लाउड बर्स्ट को चेक कर सकते हैं। जापान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें वो अर्ली वार्निंग उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स वहाँ कितनी गिरती थी, अब वो उनके वहाँ पे एक रूटीन है कि जो अर्थक्वेक्स और ये आता है तो दे हैव अडेप्टेड देयर सेल्फ टू दैट थिंग, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट ये डिज़ास्टर्स को वो भी नहीं कर पा सकते। अभी 2 हफ्ते पहले टेक्सास में जो फ्लड आया है, 100+ लोग वहाँ पे भी वो हो गए। दे हैव इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग, वहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट कवर, उनका अच्छा, हाँ, इसके बावजूद भी हुआ। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको हम वो नहीं कर सकते, बट हमने उसके साथ रहना है। उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं, बट इट इज़ अ रियलिटी इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो कुछ फैक्टर्स इसमें हमने आज बात भी की है और हम अभी मजीद कुछ फैक्टर्स है उसको भी हाईलाइट करेंगे कि जिस तरह से सोसाइटीज़ और जिस तरह से अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होती है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। चूँकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉर्थ, हमें तो यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन नजर आ रहा है। हम देख रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो रही होती है और वाकई वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी वहाँ पर मौजूद होती हैं, बट स्टिल जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं तो वो कहीं भी आ सकता है। उससे वही वाली बात जैसे शौकत साहब ने बताया कि हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज किसी हद तक कर सकते हैं। लेकिन जिस हद तक भी हम मैनेज कर सकते हो, हम बहुत सारी कीमती जानें बचा सकते हैं। जानी नुकसान, माली नुकसान, हम इससे बच सकते हैं बहुत हद तक। एब्सोल्युटली। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इट्स न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, इसी टॉपिक पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इस दौरान आप हमें मैसेज भी कीजिए, अपने इलाके से मुतालिक बताइए, वहाँ के हालात से मुतालिक बताइए, वहाँ की बारिशों की तबाही से मुतालिक बताइए। अगर कोई ऐसी एग्जाम्पल आपके सामने है कि जहाँ पर कोई ऐसा आपने रोल प्ले किया हो। तो ये आप ये पानी लेकिन 4 साल पहले तक ऐसा नहीं था। नहीं, देखें उस वक्त इस तरह का रेनफॉल भी हमने ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। अब जो हम मॉनसून वाज ऑब्जर्व ऑलवेज कर लाइक दिस। अब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा है इस बार। अच्छा, इसमें
अगर आप एनुअल रेनफॉल देखते हैं तो वो आपको लगता है कि ऐसा है, बट हम जब टाइम देखते हैं कि 1 घंटे में आपका वो Okay, that's पूरे 1 understandable. महीने के 2 महीने का बारिश हो गया, तो वो उसने ऐसे ही और सर वो इस निकल बार तो अर्ली मॉनसून भी तो है ना, तो हाँ, एक ये ड्यूरेशन भी तो बढ़ गई है ना। ड्यूरेशन भी बढ़ गई है। दूसरा ये अच्छा, ये पैटर्न जो है ना, ये अब हर साल चेंज होंगे, कभी ये कम हो जाएगा, कभी Yes. ज़्यादा और होगा। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि हम यही कह रहे थे कि बारिशें ही नहीं हो रही, बहुत कम बारिशों की तादाद थी लास्ट ईयर की अगर बात की जाए। तो जो आप का वो है ना, उसमें हमें जो अर्बन प्लानिंग है, इसमें हमने जो अभी रीजंस के ऊपर मैं आ रहा था कि हमें रीजन देखना है कि क्यों अर्बन एरियाज़ में ज़रूरत लोग पड़ रही क्यों है आते कि वो है। तो हम जैसे हमारा थोड़ा सा इकोनॉमिक वो है, पैटर्न है कि एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए। हर सेक्टर जो है एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहा होता है। हमारा हम 80% जो है वो वी आर द एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में जो हमारी जो उसमें जो थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे उनके लाइवलीहुड बढ़े। अब उनको ज़रूरत नहीं है कि वो आए इधर, यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है, आपको जाहिर सी बात है एक डिमांड क्रिएट होती Yes. है। हमारा रियल agriculture एस्टेट का में sector भी disturb हाँ, होता है। लोगों को रहने की जगह चाहिए, तो वो फिर इससे एक मशरूम ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये इसका रूट कॉज जो है ना, देखिए हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म तो वो कर सकते हैं, बट Long term हमें planning भी रूट required कॉज है। के ऊपर जाना है कि रूट कॉजेज क्या है। रूट कॉज सबसे यही है कि हमारा जो एक कम्प्लीमेंट करता है एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को। आपने जो वीट के फार्मर्स हैं, इफ़ दे आर नॉट गेटिंग गुड मनी, और बाकी उसमें उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार एग्रीकल्चर दिस इज़ द रीज़न कि वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ना। अगर उनको समझ आएगी कि यार वो उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली दे विल स्विच टू द अर्बन एरियाज। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें अगर हमें लगता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है क्रॉप्स का, तो उन्हें फैसिलिटेट करना, वो चाहे फिर बीज के हवाले से हो, वो खाद के हवाले से हो, वो और फैसिलिटीज़ के हवाले, सब्सिडीज़ से मुताल्लिक हो। प्लस वहाँ पे जो फैमिलीज उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वो हेल्थ की हो सकती हैं, वो एजुकेशन की हो सकती हैं, वो और मौक़े हो सकते हैं, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगर वहाँ तक पहुँचेंगी तो फिर वो शिफ्ट नहीं करेंगे, स्विच नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए आजकल तो आपने लॉजिस्टिक्स है, आपने रोड नेटवर्क कितना बना दिया है कि एक आप 24 आवर्स में एक पाकिस्तान में किसी भी एरिया को एक्सेस कर सकते हो। तो किसी को भी अननेसेसरी मेरा नहीं ख्याल कि कोई मूव करना चाहेगा। रीज़न ये है कि हम उनको सपोर्ट दें, उनको एम्पावर करें, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो उनको हम दें कि यार आप इसको यूज़ करें। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़े और वो नवाकी फिर ना शिफ्ट करें, ना स्विच करें। हाँ, बट अच्छा, इसमें एक तो फैक्टर ये हो गया कि जिसमें अब हम गांव देहातों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिर मैं अर्बनाइजेशन पे आऊँगा, पूरी दुनिया में सर अर्बनाइजेशन ज़ाहिर हुई है। क्या पाकिस्तान में कोई अलग अंदाज से हुई है कि हमने ज़्यादा इस पे फिर सफ़र किया है? नहीं, एक जो वो ओवरऑल जो पॉपुलेशन का एक ग्रोथ का कल्चर है, वहाँ पे लोग अब डिपेंड करता है। जो कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है या इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारी तरह, वहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि वहाँ इन्फोर्समेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उस तरह से नहीं बनाई जाती एज़ कम्पेयर टू द या बाय लॉज की इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होती? बिल्कुल, जैसे आप हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो लोग ग्रीन कवर एक रखते हैं कि आप उस या एग्रीकल्चर एक जोन बनाया हुआ है, तो उसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन कन्वर्ट दैट लैंड इनटू ये तो लॉ पाकिस्तान में भी है ना, हम एग्रीकल्चर लैंड को नहीं है ना। ये पाकिस्तान जैसे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बाकी जो आप कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारे इन तरह की कंट्रीज़ में वो यही इशू है कि इन्फोर्समेंट का इशू है। लॉ तो मौजूद है, ठीक है, इन्फोर्समेंट जो है उसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि वो इन्फोर्स करें। आप मेक श्योर करें कि जो हमारा ग्रीन कवर है, दरख्तों की आपने बात की है, हम दरख्त जो और फिर इसमें ये भी है ना कि दरख्त जो है आपको एक टाइम पे, आप ज़ाहिर सी बात है उसको आपने एक करना है, उसकी ट्रिमिंग होती है, बाकी चीज़ें हैं, बट आप उस लेवल के ऊपर आपने उसको कल्टीवेशन भी करनी है, आप लगाएं भी सही। बिकॉज अगर यूज अब जितने है, आप वो कर रहे हैं, आपने उसको उतने आप रिप्लेस भी कर रहे हो। पाकिस्तान में इतनी बैरन लैंड है। अच्छा, हम इतना रुझान भी ऐसा यहाँ पे नहीं देख रहे होते। इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव हो जाती है, अच्छा वो एक आध बार की एक्टिविटी हम देख रहे होते हैं, बट वो जो हमारी अपनी जिम्मेदारी समझ के करना होता है वो हम नहीं देख रहे होते
कि अपने घर के बाहर ही कुछ शुरू कर दें, या इतनी आप ज़मीन की बात करें है जहाँ पर आप कर सकते हैं कल्टीवेशन, वहाँ पे भी हम लोग नहीं नहीं, कर बट रहे होते दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टू। SIFC का जिस तरह से इनिशिएटिव है और जिस तरह से एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने की बात होती है, आई नहीं थिंक नहीं, उसका मैं ये बात कर रही हूँ कि उस लेवल तक तो काम हो रहा है, individual लेकिन नहीं सिर्फ हो रहा। इंडिविजुअल लेवल की आप बात करें, आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं, किस तरह से वहाँ पर जंगलों की कटाई हो रही है, किस तरह से दरख्त वहाँ पे काटे जा रहे हैं, लेकिन दरख्त काट के आने के बाद ठीक है चूल्हों में इस्तेमाल होती है आग या डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लेकिन ये जिम्मेदारी कोई नहीं समझता कि वापस वहाँ पर जाना है और उस दरख्त को वहाँ पर हमने बीज भी बोना है। तो ये जिम्मेदारी तो हम नहीं देख रहे कि हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो रहा है। हाँ, ये क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इसमें जब तक लोगों को इसका एहसास नहीं होगा कि यार ये एक रियलिटी है, इसने आपकी क्रॉप्स को नुकसान देना है, इसने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम होगी, आपकी जो मूवेबिलिटी है वो प्रॉब्लम होगी, तो जब तक ये हम एहसास नहीं करेंगे तब तक इंडिविजुअल उसमें जो है वो नहीं आ सकता। लेकिन हैरानी की इस बात अभी पे है जो कि जी सबसे बड़ा अब तो हम अभी बारिशों की बात कर रहे हैं ना, अभी कुछ दिनों बाद हम ये बात करेंगे कि यार अब पानी नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, अब डेड लेवल पे हम डैम्स। इंडिविजुअल लेवल पे बहुत आसान है, आप अपना जो सोसाइटीज़ हैं दे शुड मेक श्योर कि यार हर घर के अंदर वो वाटर रेन हार्वेस्ट का सिस्टम हो, Yes. वहाँ पे बोर अंदर पानी जा रहा हो ताकि वो Ground यूज water ना करें, replace बट हो। ग्राउंड वाटर जो है एक्सपेंसिव इज वेल कि हम Yes. कहें कि अच्छा इसमें इस पे सोच की बात है, सिर्फ एक पाइप आपने फिट कराना है बिल्कुल। और नीचे आपने टैंक रखना है और व्हाटसोएवर जैसे भी है, तो वो उस लिहाज से वो इतना कोई एक्सपेंसिव किस्म का एक प्रोसीजर भी नहीं है कि हम कहें कि अच्छा इस पे तो लाखों लग जाने और ये तो बड़े मसले, कुछ हजारों की बात है जो कि वैसे खर्च कर दिए जाते हैं। तो उसमें कितना जरूरी है कि आप एक प्रोसेस से आप उसको करवा लें। और ये तो देखिए, ये हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये देखें जैसे अभी पानी के ऊपर हमने अब देखा ना कितना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये वो सारा पानी को ही लोग यूज़ करके एज ए नेशन हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये जो वाटर अब हम वेस्ट कर रहे हैं, इवन ये जो हमारा पोठार प्लेटू है ना, इट कैन बी अ बिग सोर्स फॉर द वाटर। अब ये सारा वाटर जो है वो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, इनको हम छोटे डैम्स बना सकते हैं। ये भी जो इसको भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के वही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है ना, कि आप पुश करें प्राइवेट लोगों को, उनको कहें कि यार आप लोग ये इनिशिएटिव लें, आप घरों में सोसाइटीज़ में 1000 हाउस होल्ड हैं, 2000 हाउस होल्ड हैं, उसमें आप ये वाटर रिचार्ज का और उसका सिस्टम लगा दें, तो वो इंडिविजुअल एक सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है इसको वो आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, इससे पहले आपने जापान की बात की है कि कैसे वहाँ पर एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एनडीए में से जब भी हमारी भी बात होती है तो उधर भी सिस्टम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, शुभ आपने विजिट भी किया हुआ है, वहाँ पर भी सिस्टम टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतने अलर्ट्स हैं, वो तो उससे पहले अपडेट्स आ जाती हैं कि ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। खैर हम नहीं सीरियस ले रहे होते और हम फिर भी ट्रैवल के लिए जा रहे होते हैं, पूरे ख़ानदान लेके जा रहे होते हैं, फिर अल्लाह माफ़ करे किस तरह की खबरें सामने आ रही होती हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना जो एआई अलर्ट्स हैं ये बड़े आपने जैसे बताया एनडीए में काम कर रहा है, मगर इसको एक आम जो हमारा लोग हैं उनके ऊपर पहुंचाने की ज़रूरत है। अब आप लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे जो एंड्रॉयड 15 या इससे जो अभी आ रहे हैं, उनमें एक फ़ीचर है कि अगर यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आता है तो आपको वो फ़ौरन विदिन 20 सेकेंड 15 सेकेंड पहले वो आपको बता देता है। आई पर्सनली मैंने अपने फ़ोन के ऊपर इसको ऑब्ज़र्व किया था कि यहाँ उसने मुझे 20 सेकंड में दे दिया कि मैं रूम में बैठा हुआ था और वहाँ पे उसने अलर्ट दे दिया कि यू आर इन द रेड जोन। ठीक है, Okay. और ये है इसमें, ठीक है, आप इनेबल कर दें। तो इस तरह की जो सर्विस है ना, अगर ये हम एनडीए में और इनके थ्रू एक ऐप क्रिएट कर दें या एक पावरफुल अलर्ट दे दें उनको, जो डिवाइस अब देखें ना हमारे पास अभी रिसेंट सर्वे हुआ है कि कुछ $10 बिलियन की हमने ऑनलाइन शॉपिंग की है। यस, ठीक है, तो इट्स मीन कि हम वो यूज़ कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, ठीक स्मार्टफोन है? यूज कर रहे हैं। और फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइव्स, और इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन हमें चाहिए, इसको हम यूज़ करें और वो एक ऐप ही उस इंटीग्रेट कर दें जिसमें आपका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है जो आपके वहाँ पे
जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में और बाकी जगहों पे, वहाँ पे वो छोटे छोटे आपके हाँ वो हॉटस्पॉट एरियाज बता दें, चाहिए वो इस area में नहीं आप वो जाना। डिवाइसेस वो लगा दें जो इंटरकनेक्ट हो, वो आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देते हैं। Information कहाँ पे कितनी क्या ज़रूरी तबाही है, हो सकती है। इंफॉर्मेशन देखें कितनी ज़रूरी है कि अभी पूरी दुनिया जो है वो आपको बता रही है कि हमने जो अभी इकोनॉमिस्ट ने भी इसको वो किया है कि ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये हमने इसलिए जीता है बिकॉज वी हैव द इंफॉर्मेशन यस एंड वी वर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। यस तो अब ये प्रूव भी हो गया है, तो इसको हम यूज़ करके वी कैन से सेम सिचुएशन में टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इनकॉर्पोरेट करके भी तो हम क्लाइमेट को मिटिगेट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत तो उसमें फोरकास्टिंग तो बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी में इंटरवेंशन में उसमें आप फोरकास्टिंग है, जैसे आप को कुछ भी सो करना है या कुछ वो करना है, यू कैन प्लान अहेड। अब Yes. तो रियल टाइम में जो उसकी इंफॉर्मेशन हो रही होती है, हम भी उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग भी अलर्ट्स लोगों को दे रहे होते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको यूज़ करें और पीपल आर स्लोली एंड और ये अच्छे ग्रेजुअली लोग शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ, यूज कर रहे हैं इसको। लेकिन हाँ, इसमें जिस तरह आपने भी कहा ना कि होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, प्लस इसको ज़रा और तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करने की हमें ज़रूरत है। एज एन इंडिविजुअल काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रा एज एन नेशन तो काम हम तब कर पाएंगे जब एज एन इंडिविजुअल सोच बदलेगी और हम काम करेंगे। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ना सिर्फ उसके की फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व रहे हैं अब तक, और कैसे हमें सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना है, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे एआई का इस्तेमाल करना है, कैसे हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, और सीरियस लेना है सिचुएशन को, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। जश्न आज़ादी को दोबारा करने के लिए राइजिंग पाकिस्तान ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। बनेंगे हमारे मेहमान जो है शान पाकिस्तान। 1 से 14 अगस्त तक आजादी के जज्बे से भरपूर स्पेशल ट्रांसमिशन। इन खुसूसी नशरियात में जहां होगी तहरीकी आज़ादी की बात, तो वहीं बानियाने पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बासलाहियत नौजवानों को मिलेगा मौका अपनी सलाहियतें दुनिया को दिखाने का। पोस्टर्स मुकाबलों के जरिए नौजवान ढालेंगे अपने जज्बात को रंगों में। मेरा प्यारा पाकिस्तान सेगमेंट के लिए आप बनाएं अपने इलाके की खूबसूरत वीडियोस, हमें भेजें और बने पाकिस्तान की पहचान। हम दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, क्योंकि हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। कसम उस वक्त की मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के जेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें। सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए।
याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। पीटीवी होम की तरफ से सजाई है ये शाम, जिसमें हम सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर लगा है जी स्टॉल्स का मेला, और क्या कुछ नहीं है खाने को। तेरी याद आती है रे, एक सुंदर प्यार का और सपना लाती है रे, माही वे। हम सब एक खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ बांट रहे होते हैं। कानूनी फर्क पड़ना, तू नहीं मेरा सजना। 46 साल कामयाबी का राज यही है कि कभी आई लव यू बोला ही ताना 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 वेख के रूप मेरा, मुंडिया ने मर जाना वेख के रूप मेरा। लाई पे कदरा नल यारी ते टूट गई तड़क कर। किंग ऑफ भंगड़ा आरिफ लोहार। चुकी पारा निकटिया दसिए वो एक फुल मोती दा मार के जगह सुनिए, वो एक फुल मोती दा मार के जगह। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं वेलकम। आ चुके हैं हमें मैसेजेस जो कि आपने हमें भेजे थे। पहला मैसेज सबीन आप ही पढ़ेंगे। अरे शोएब, बहुत सारे लोग गिले कर रहे होते हैं कि आप मैसेज नहीं पढ़ते, हम मैसेज भेज रहे होते हैं, बिकॉज हमारे सेगमेंट्स ही ऐसे चल रहे होते हैं, बैक टू बैक के मौका नहीं होता। आज हमने कहा कि आप लोगों के मैसेज ज़रूर शामिल करेंगे, और लेकिन आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि डेली हम आपके मैसेजेस कुछ ना कुछ हों, हम ज़रूर शेयर करें। तो नहीं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट ना, इनकरेज करते हैं सबको कि हमें Okay, चलो ना, पहला मैसेज पढ़ो। हम करेंगे जी। अच्छा जी, पहले मैसेज की तरफ। कितनी क्या जल्दी है आपकी, ट्रेन भाग रही है। मेरे पास मैसेज, मुझे वो पढ़ने की जल्दी है। मुझे ये समझ आ रही है कुछ ना कुछ शरारती इनके पास मौजूद है, जिसकी इन्हें बहुत जल्दी है कि मैसेज में पढ़ें। अच्छा, सबसे पहला मैसेज है अब्दुल्ला कुयूम का गिलगित गिजर से। अच्छा, अब्दुल्ला कहते हैं मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने प्रोग्राम में किसी फोटोग्राफर को बुलाएं। एक अच्छी सी तस्वीर कैसे ली जा सकती है, ताकि हमें बताएं कि बेस्ट टेक्निक्स और बेस्ट एंगल्स कौन से होते हैं। बिल्कुल, वैसे ये बड़ा ज़बरदस्त आपने हमें एक सजेशन सी दी है कि हमें बुलाना चाहिए किसी ना किसी फोटोग्राफर को, और क्योंकि यही आपके मैसेजेस होते हैं, ये जो आइडियाज़ होते हैं हमारे लिए बड़े मायने रख रहे होते हैं। अगला मैसेज आप पढ़ेंगे तो मैं अगला पढ़ूंगी। ऑलराइट जी, हसन अब्दाल से मैसेज है, नाम नहीं लिखा है इन्होंने। लिखते हैं आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। शोएब भाई, आपने एक दिन सफारी सूट पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था, प्लीज एक दिन दोबारा पहन करें। आप उसमें बहुत बॉय बॉय लग रहे थे। मुझे अभी अंकल अंकल लग रहा हूँ। पूरी टीम तो कुछ और ही कह रही थी, लेकिन चलें, आप कह ही रहे थे। फिर टीम ने कहा था कि बहुत आप अंकल अंकल लग रहे हैं, लेकिन नहीं कहा था, ये सब ने कहा था। इनका नाम क्या है? इनका नाम नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा, नाम इन्होंने नहीं लिखा हुआ। आप जो भी हैं, अब चले मान लेते हैं अगर आप कह। नेक्स्ट मैसेज। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जी। मोहम्मद आदिल लैया से बड़ा छोटा सा इन्होंने मैसेज भेजा, लेकिन हमने सोचा कि मैसेज भेजा तो हम शामिल ज़रूर करें। कहते हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब बहुत शौक से देखते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अगला बिलाल है हफ्साबाद से। बिलाल कहते हैं कि आपके प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहता हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, आपका प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग होता है कि सुबह नींद की कोई फिक्र नहीं होती। पीटीवी पर
एक प्रोजेक्ट आ रहा है मलकानी, इसकी कास्ट को राइजिंग पाकिस्तान में मधु करें। हमने अमर खान को बुलाया था ऑलरेडी, और इसके अलावा भी कास्ट के 1-2 लोगों को हमने बुलाया था, बट हाँ, मलकानी की अगर पूरी कास्ट हमारे पास मौजूद हो तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त आइडिया है कि हम उनसे बात करें, बिकॉज पीटीवी की प्रोडक्शन है और इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर द सजेशन। नेक्स्ट मैसेज है जी सानिया का जब्बी से। आई डोंट नो जब्बी कहाँ पे है वैसे, बट जहाँ पे भी है आई एम श्योर कि वहाँ पे सिचुएशन अच्छी होगी और मौसम भी अच्छा होगा। लिखते हैं शुएब भाई, सबीना आपी, आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक। आप भी अच्छी? बहुत अच्छी। ओके, आपका शो बहुत अच्छा है, खास तौर पर ओपनिंग में आप बहुत अच्छी मालूमात देते हैं। मानसून की बारिशें हो रही हैं और हमारे इलाके में बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह आपको आपकी हिफाजत करे। उन्होंने लिखा है हमारे घर में पानी आ चुका है। ऑलराइट, और इस हवाले से आपने प्रोग्राम में बात की, हमें एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुफीद होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको महफूज रखे जी। जहाँ जहाँ पे बारिशों की तबाही है वहाँ पे स्पेशली हम ये बात कर रहे हैं कि बस बहुत ज़्यादा एहतियात करें प्लीज़। बिल्कुल जी। अदनान ने हमें मैसेज भेजा है जी फैसलाबाद से। अदनान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। फैसलाबाद से जुगत तो कोई भी नहीं आई। हम वैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि जुगत आएगी लेकिन नहीं आई हुई। चलें, इट्स ओके। वो कहते हैं जी आपका जो मॉर्निंग शो है ये हमारा पूरा घर बहुत शौक से देखता है। जुगन आपी का शो, राइजिंग पाकिस्तान और वीकेंड एट होम हम बहुत शौक से देखते हैं। वो प्रोग्राम से जिनसे हम बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तलहा से मिलकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। उसकी तमाम वीडियोस हम बहुत शौक से देखते हैं जी। बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे प्रोग्राम्स पसंद करने के लिए, और तलहा से मिलकर हमें खुद बहुत अच्छा लगा। और रिसेंटली तलहा की प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। सो ये बड़ी अच्छी बात है जी। हमारे यंग टैलेंट उसको रिकग्निशन भी मिल रही है, और हमारा यंग टैलेंट जो है वो इस तरह से आप लोग के दिलों में भी जगह बना रहा है। एब्सोल्युटली। और वो मुलाकात के बाद उन्होंने एक और वीडियो भी बनाई है। अच्छा। और वो उन्होंने बनाई है वकास रली के साथ। वकास रली भी हमारे मेहमान बन चुके हैं और तीनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई जिसमें वो बताते हैं कि तलहा कहता है पहले मेरा ऑर्डर लो क्योंकि मैं वज़ीर आज़म से मिलकर आया हूँ। तो वो अब उनके जरा ठाट बाट जरा अब तो ज़्यादा हो गया जी वज़ीर आज़म से मिलकर। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसर्स की कोलैबोरेशन है ये भी कितनी ज़रूरी है? अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे, एक सेगमेंट हम ज़रूर रखेंगे, बिकॉज जब आपके 3-4 इन्फ्लुएंसर्स आपके फेवरेट हैं तो वो 3-4 इन्फ्लुएंसर्स जब मिलकर एक कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो लोग ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। समटाइम्स कंफ्यूजन होती है, समटाइम्स कंफ्यूजन क्लियर होती है। जैसे अली और वकास को हमारे सेट पे इकट्ठे देख के बहुत से लोगों ने कहा हैं आप दोनों अलग अलग हैं। ये कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। खैर वो एक थोड़ा सा अलग से एक अनोखा किस्म का केस है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग बड़ा कोलैबोरेशन को पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज है एजाजुल हसन सिद्दीकी का। कहाँ से है ये नहीं लिखा। राइजिंग पाकिस्तान ऐसा शो है जैसे बादलों के दरमियान चमकता हुआ चांद। चल, चांद तो आपने मुझे कहा है, इन्हें क्या कहा है? ओके, नेक्स्ट मैसेज प्लीज। चांद तो आपने मुझे कहा है, मुझे क्या है? चांद का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है ना? आगे बढ़ो। होता है और होती बना दिया। हो सकता है वो मुझे कह रहे हो और आपको ना कह रहे हो। चांदनी नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं भाई, ठीक हूँ जी, मैं हूँ। सूरज इतनी मैं तपी भी नहीं रहती है, मेरा दिमाग हमेशा इतना गर्म नहीं रहता। सूरज रोशनी देता है ना चांद को भी आसपास। जी कवर करें, बहुत अच्छा आप कवर करें। आगे बढ़े बाजी, आगे बढ़े। जवेरिया ने मैसेज किया है जी कलर सईदा से। वो कहती हैं आप दोनों बहुत अच्छे होस्ट हैं, मुझे आप दोनों की हल्की फुल्की नोक-झोंक बहुत पसंद है। हाँ, मुझे नहीं पसंद। सबीना आपी, आप शोएब भाई की एक अच्छी और एक बुरी बात बताएं। शोएब भाई, आपको सबीना आपी के एज अ होस्ट क्या बात अच्छी लगती है? और एक रिक्वेस्ट भी मुझसे क्यों नहीं पूछा इनकी बुरी बात? आप मुझे कहते हैं एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा वेट लॉस पर बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, प्लीज वेट गेन पर भी बात किया करें। वो हम दोनों का अपना मसला है। हमारा अपना मसला है, लेकिन चलें ठीक है, हम जरूर बात करेंगे वेट गेन के ऊपर भी। चलें जी, आप पहले मैं बताऊं? जी आप बताएं, एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छा, ऐप पे आ जाए। ये वैसे आपने हमें टास्क दे दिया, आपने मुश्किल में डाल दिया है हमें, वाकई में मुश्किल में। 10 फिर। अच्छा बताओ। अच्छी बात नहीं आ रही। जस्ट किडिंग। Okay. एक नहीं है, मैं सोच रही हूँ मेरा नंबर भी आएगा। इतनी सारी जो बातें उनमें कोई एक बात कौन सी। अच्छा, एक अच्छी बात शोएब की ये है कि बोलो, वक्त भी खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। अच्छा, शोएब की एक अच्छी बात ये है कि बस एक अच्छी बात बहुत ही है इनकी कि एक ही अच्छे इंसान है ये, और मतलब अच्छे हैं और इट्स फाइन। ब्रेक होनी है अभी। ओके ठीक है। अच्छा जी, शोएब की अच्छी बात ये है कि शोएब बहुत ज़्यादा हसास हैं
और ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एहसास रखना एक बहुत पॉजिटिव साइन है, जो कि आजकल हमें बहुत कम देखने को मिल रहा होता है। किसी दूसरे का एहसास होना, फ़ौरन उस चीज़ को फील करना और फ़ौरन उसमें एक इस तरफ जाना, वो स्टेप्स लेना जो कि बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे को उससे फ़ायदा हो, दूसरे को उससे नुकसान हो। तो मैं कभी शोएब को किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा। सो आई थिंक ये एक बेस्ट क्वालिटी है जिसकी वजह से हम बहुत अलाइन होते हैं, बिकॉज मेरी जेन्युइन लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो शोएब में मेरी केमिस्ट्री भी है, वो दिस इज़ द रीज़न कि एम्पैथी बहुत ज़्यादा है, एहसास बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। और बुरी चीज़ मैं कहूँगी कि यही कहीं ना कहीं इनके लिए बन जाती है कि ये इतने हसास हो जाते हैं कि शोएब साहब अपना नुकसान बाज़-औक़ात कर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मर्तबा कर जाते हैं। और जो मैं इनको काफ़ी चेंज हुआ हूँ मैं। और मैं नहीं, हाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बल्कि इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ती ही जा रही है। और मैं इनको कह रही होती हूँ कि प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, एक हद तक आप किसी के बारे में सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, कि अपने जहनी सुकून बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने नुकसान की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं इनकी यही चीज़ जो है वो इनकी, जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव उसमें जाती है, वो ये जाती है कि अपना नुकसान कर जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चूंकि मुझे बार बार कान में कहा जा रहा है कि वक्त कम है, इसलिए हम सबीन की अच्छी बात बाद में बताएंगे आपको। मुझे पहले ही पता था, ब्रेक की तरह बढ़ते जी। नहीं ब्रेक नहीं लेनी, ब्रेक नहीं लेनी। अच्छा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और वो वीडियो, लेकिन मैं वादा करूं मैं सबीन की अच्छी बातें बताऊंगा आपको, बातें बताऊंगा, एक बात भी नहीं। अच्छा, चीनी एक फनकार हैं और उन्होंने ऑर्केस्ट्रा पे क्या ज़बरदस्त धुन बजाई है, और वो धुन है जी पाकिस्तानी मिली नगमे की कि हमें प्यार है पाकिस्तान से। चंद दिन पहले ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका दूसरा टेलीविजन फेस्टिवल था, इसके दौरान SU नाइट कॉन्सर्ट में मिली नगमा पेश किया गया था। आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं।
अपनी जमीन वापस लेने के लिए और शोहदा के खून का इंतकाम लेने के लिए है। इस बार क्या दिखाकर फरियाद करोगे मुझसे? मुतजस्सिस हूं मैं, तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा मैं। वो लोग हमें तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं पाशा हजरत। हमारी पीठ में छुरा घोंपने का हिसाब तुम्हें हर सूरत देना होगा शहबाज। तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। मुझे थप्पड़ मारने का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। सिपाहियों की गद्दारी वाले मामले में कहीं वाकई तुम्हारा हाथ तो नहीं है? यहाँ से आजाद हो जाओ मैं, फिर तुम लोग देखोगे कि बाबा उरूज का इंतकाम कैसा होता है। हम गैब्रियल और तुम्हारी मुकद्दस अमानतों को तुम्हारी जानिब भेजेंगे और तुम लोग उरूज आगा और अंतुआन को यहाँ भेजोगे। असल जंग का आगाज तो अब होगा गैब्रियल। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज ज़रा बात करेंगे तालीम की। अच्छा, तालीम की बात से मुझे याद आया कोई रिज़ल्ट भी आए हैं आजकल। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि हर घर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो चल ज़रूर रहा है, बट एनी हाउ या रिजल्ट आ चुके हैं, या रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे अपना रिजल्ट का वक्त याद आ गया। मुझे भाई शुएब के जो फेस एक्सप्रेशंस थे, मुझे यही ख्याल आ रहा था कि इनको कोई अपना वक्त कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि मेरा रिजल्ट अच्छा 2 दिन पहले नींद नहीं आ रही होती थी। खैर, अभी जो रिजल्ट आए हैं, जिन लोगों के अच्छे नंबर आए, जिन बच्चों के, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनके अच्छे नंबर नहीं भी आए, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है। आपके पास हमेशा सेकंड चांस होता है और आप उसको अच्छे से आप इंप्रूव कर सकते हैं। आप नेक्स्ट अपनी क्लास में उसको अच्छे तरीके से आगे प्लान कर सकते हैं। और मार्क्स मैटर नहीं करते। आई रिपीट, आपकी स्किल्स, आपने कितना नॉलेज गेन किया है, वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। लेकिन आज भी हम देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली हमारे घर के अंदर बात की जाए तो ये होता है कौन सी पोजीशन है, अच्छा फर्स्ट नहीं आई, अच्छा इतने % मार्क्स नहीं आए, ऐसा क्यों हो गया। चाहे बच्चे ने रट्टा लगाया हो, बच्चे ने कुछ सीखा ही ना हो, वो रोज स्कूल जाता हो, लेकिन इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं कर रहा होता। बस ये देख रहा था हमारा बच्चा जो है ना वो रट्टा रटाया जो है पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, और जो है उसने इतने नंबर, इतनी पोजीशन ले लिया, इतने नंबर ले लिए, क्योंकि हमें ख़ानदान की बहुत फिक्र होती है। खैर, ज़रा इस सिस्टम पे भी हम ज़रूर बात करेंगे आज के कितना ज़रूरी है कि ये नंबर गेम से हम निकलें, कि नंबर इतने आने चाहिए और किस तरह से हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी अपनी भी एक जर्नी है और बड़ी ज़बरदस्त उनकी जर्नी है जी। यंगेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं वो, और एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो रन कर रही हैं, किस तरह से तालीम पे फोकस कर रही हैं, तो आज इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। कंवल बिजोर ने हमें ज्वाइन किया है, सिंध से आपका ताल्लुक है, टंडो आदम से, और आपने इस्लामाबाद में तालीमी इदारे की बुनियाद भी रखी है। इसके साथ साथ जो आपकी फ़र्म है, आपकी जो जिस तरीके से आप काम करें, उसमें कंसल्टेंसी भी है, उसमें गाइडेंस भी है, उसमें कैरियर काउंसलिंग भी है। तो क्या वो कर रही हैं, इस पर हम उन्हीं से बात करेंगे। कमल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमल, ये जो बात है ना कि यंगेस्ट एजुकेशनिस्ट, थोड़ा सा बताएं कि एट दिस एज वाकई इस तरह से आगे बढ़ना, दिस इज एन अचीवमेंट फॉर श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि जैसे कि बेसिकली जो स्टूडेंट होता है, मतलब शुरू से ही मैं एक पैशनेट थी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन ना। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे ये था कि मैं प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग करती थी, डिफरेंट स्कूल्स में। तो ये होता था कि काफ़ी गर्ल्स, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं वॉलंटियरली अपने घर पे ट्यूशन्स भी प्रोवाइड करती थी, एंड प्लस में करियर काउंसलिंग, क्योंकि वहाँ जिस एरिया से मैं खुद बिलोंग करती हूँ वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी कि वहाँ की गर्ल्स को, स्पेशली उनके पेरेंट्स को जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई जो है मैं उनको वहाँ पे करियर काउंसलिंग देती थी। उसके अलावा कुछ गर्ल्स ऐसी होती थी जिनको परमिशन नहीं होती थी कि घर से बाहर ना निकलें, लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो वहाँ पे रह के भी कुछ करना चाहती थी। तो दैट्स वाई मैं क्या करती थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है उनको प्रोवाइड करती थी, ताकि वो वहाँ पे बैठ के भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। उसके बाद आगे बात करते चलें तो मुझे जो है अभी एज ए यंगेस्ट CEO होने का एजाज़ भी हासिल हो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, प्राउड की बात है। और इसके अलावा जो है अभी जो मेरा मेगा प्रोजेक्ट है जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ,
तो ये था कि मैं जब वहाँ से मतलब सिंध से जब मैं इस्लामाबाद आई थी, तो इस्लामाबाद में ये था कि मैंने अपने इदारे की जो है वो फाउंडिंग कर दी थी। मैंने अपना इदारा फाउंड कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च की थी। मैं डिफरेंट बोर्डिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ यहाँ पे वर्क कर रही थी। तो उसमें मैंने एक रिसर्च की थी, जिस रिसर्च का रिज़ल्ट मुझे ये मिला था कि यहाँ पे बेसिकली इस्लामाबाद में, मरी में एंड नियर बाय एरियाज़ में जितने भी डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस हैं, रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे वो सिंध के, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सिंध से अप्लाई करते थे, लेकिन उनका रिजेक्शन रेशियो भी ज़्यादा था। तो उसका जो मैंने जो मतलब जो डीप मैंने उसकी स्टडी की, तो उसका मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि वहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। लाइक उनको एक तो सिलेबस का नहीं पता होता है कि किस तरह का सिलेबस है, उसके बाद ये नहीं पता होता कि कहाँ से हमें किस आउटलाइन को कवर करना है। दैट्स वाई ये चीज़ उनके लिए रिजेक्शन का रेशियो जो है वो इंक्रीज़ कर देती थी। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स की एडमिशन हो भी जाती थी, सिलेक्शन हो भी जाती थी, तो उनके पेरेंट्स क्या करते थे, उन्हें जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ की ज़्यादा मोटिवेशन मिली, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई कि क्यों ना मैं यहाँ रह के अपने सिंध के इस बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ। वैसे ओवरऑल हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान ही है। लाइक बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली एक हादसा भी हुआ है, तो ये चीज़ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना ऑब्जर्व की। उसके अलावा इंटीरियर पंजाब की बात कर लें, KPK साइड की बात कर लें, लेकिन मैंने जो मतलब क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की थी, मैं भी फ्रॉम एक रूरल एरिया से ही हूँ ना, तो इस चीज़ को मैंने फोकस किया और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन विद फ्री अकोमोडेशन दी जाए। मतलब वो रेजिडेंस भी करें और वो एजुकेशन भी हासिल करें। प्लस में ये होता है कि कुछ बच्चे यहाँ से एजुकेशन हासिल करके दोबारा चले जाते हैं, लेकिन दैट्स ज़ीरो। तो उसका ये रीज़न निकला है कि मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ये फोकस किया है कि एक तो हम फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री रेजिडेंस देंगे, उसके अलावा टेक्निकल स्किल्स पे वर्क किया जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो है जो स्कोप है वो AI का स्कोप है। तो मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द में मरी में कैंपस लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग बहुत जल्दी उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी रखने वाले हैं और जो है उसका मतलब काफ़ी हद तक काम हो चुका है और ये डन है और इंशाल्लाह बस आने वाले दिनों में ही हम उस चीज़ का एडमिशन्स लॉन्च कर देंगे। उसके अलावा इस्लामाबाद में है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, तो बस ये दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह मैं जो है अपने प्रोजेक्ट में जो है वो इंशाल्लाह कामयाब हो आपके जाऊं। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे चलेंगे, जिनकी आप बात भी कर रही हैं। और इतनी कम एज में सोचना कि आपने बाकियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात, एक सोच बहुत बड़ी है। एंड देन एग्जैक्टली, सो ऑब्वियसली इसको आप आगे लेके चलें, एक बड़ा नेक मकसद है। अच्छा, किस तरह से चेंज आप लेकर आ रही हैं एजुकेशन सिस्टम में? जैसा अभी हम ओपनिंग में बात कर रहे थे कि हम तो अभी तक वो नंबर गेम वाली इसमें फंसे हुए हैं। हमारे टीचर्स भी हमें उसी तरह से सिखा रहे होते हैं कि जी लाइक बच्चों का सेक्शन अलग हो गया, जी फलाने इतने नंबर वाले सेक्शन अलग हो गए। सो ये भी हम एक सिस्टम देख रहे होते हैं जो हमें नजर आ रहा होता है। लेकिन आपने क्योंकि टेक्निकल स्किल्स की बात की कि वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, बट ऑब्वियसली वो तो एक जब आप 9-10 के बच्चे या 7-8 से ऊपर आप देख रहे होते हैं, उन क्लासेस के बच्चों को आप सिखा सक रहे होते हैं। बेस आप लोग कैसे सेट कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए? किस तरह से आप माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, किस तरह से चेंज लेके आ रहे हैं एजुकेशन में? अच्छा, सबसे पहले मैं इस बात पे एक बात करती चलूँ, क्योंकि मैंने खुद एक इस तरह का सेशन जो है वो अटेंड किया था। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स का अवेयरनेस या उनके पास ये इस चीज़ की गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो टीचर्स ट्रेन नहीं होता है, क्योंकि जब तक टीचर एक प्रॉपर ट्रेन नहीं होगा वो उस चीज़ का कंपैरिजन बच्चों में ट्रांसफ़र करता जाएगा और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता जाएगा। और ये आजकल हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स जो है अपना फेवरेट बच्चा उसे बनाते हैं जिसका हाई स्कोरिंग है। क्यों? लेकिन आप टारगेट उस स्टूडेंट को करें जो वीक है, जो आगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एज अ टीचर रह चुकी हूँ। तो ये था कि मतलब जो बैक बेंचर्स होते थे, या तो आप एक काम करें, या तो आप एक क्लास की जो है इस तरह से सेटिंग बनाएं कि कोई भी बैक बेंचर ना हो। क्योंकि न्यूली अभी जो मैंने कुछ खुद भी इस बात पे रिसर्च की है कि मतलब इस तरह की सिटिंग बना दें कि कोई भी बैक बेंचर ना हो, हर किसी का फोकस हो हमने टीचर स्कूलों को ये करते देखा भी छोटी क्लासों में कि वो
ऐसे सीट्स लगाते हैं दीवार के साथ साथ जी, कि वो बिल्कुल सारे exactly. बिल्कुल सामने होते हैं तो तो कोई बैक इसमें ये बेंचर होता है नहीं कि देखिए रहता। सबका फोकस होता है और टीचर का भी सब पे फोकस होता Yes. है। अब ये होता है कि अब ये चीज़ सबसे पहले टीचर्स में जो है हमें डेवलप करनी है कि टीचर्स के हम ट्रेनिंग सेशन रखें इस तरह से। और जिस तरह से मैं बात करूँ रूरल एरियाज़ की, तो मैंने खुद चीज़ ये एक्सपीरियंस की थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि टीचर्स इस चीज़ को ज़्यादा जो है फोकस करते थे, मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा होते थे कि ये बच्चा जो है अच्छी फैमिली से है या ये बच्चा जो है अच्छे मार्क्स लेता है तो ये जो है मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, बाकी वो बैक बेंचर। हालांकि टारगेट आपका वो है क्योंकि टैलेंट ज़्यादा उसके अंदर होता है। आपने देखा होगा आइंस्टाइन, अगर हम बात कर लें क्योंकि आइंस्टाइन स्टडी की तरफ चल रहे हैं, तो आइंस्टाइन भी किसी ज़माने में जो फेल ही होता ड्रॉप था। आउट, yes. और बिल्कुल वो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, आपकी वाली बात सही है। तो सबसे पहले हमें जो है वो टीचर्स को ट्रेन करना होगा। दैट्स वाई टीचर जो है वो उस चीज़ को आगे लेके आइंस्टाइन के टीचर जाएंगे। ट्रेन थे क्या? सॉरी, आइंस्टाइन के नहीं टीचर्स वो ट्रेन ट्रेंड नहीं थे लेकिन मैं एक बात करूं कि अगर हम चेंज ला सकते हैं तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से करनी होगी। हाँ, और अब उसके ये अलावा- सब लोग ना समझ लेना, क्योंकि हम हमेशा अपने मतलब की बात निकाल रहे होते हैं और फिर हम जी। एक तो ये कि उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि उस पे ना रीजनिंग निकालना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी फलाने तो यार, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप ड्रॉप आउट हो जाएं और हाँ। एजुकेशन का कोई हाँ, फायदा नहीं है। बिल्कुल। नो, एक बात करेंगे, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, हाँ। हर बच्चे पे फोकस इक्वली होना चाहिए और उसकी अपनी स्किल्स होंगी, अपने उसके एप्टीट्यूड होगा, इंटरेस्ट होगा, उसको पॉलिश करना है, निखारना है। और अगर कोई ड्रॉप आउट हो रहा है तो वो अपना भी कसूर है, एट द हाँ। सेम टाइम वो उस सिस्टम का बहुत ज्यादा कसूर है कि वो आपके अंदर का टैलेंट नहीं निखार पा रहा। एब्सोल्युटली ऐसे है। अच्छा, वो जो बच्चों को आप कंसल्टेंसी देते हैं कि किस मुल्क में जाना है, आपने कौन सी डिग्री करनी है, चूंकि हम बहुत से बच्चों को देखते हैं, ख्वाहिश भी उनकी होती है कि किसी और मुल्क में जाए, एक्सपोजर भी डिफरेंट होता है, वहाँ जाएं, पढ़ें वहाँ से, फिर वापस आए यहाँ पर और सर्व कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। किन मुल्कों में ज़्यादातर बच्चों को आप भेज रहे हैं और किस एज ब्रैकेट के बच्चों को आप भेज रहे हैं? क्या अंडर ग्रेड प्रोग्राम के बच्चों को आप ज़्यादा केटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है मलेशिया, टर्की एंड सम यूरोप कंट्रीज। Okay. तो इसमें ये है कि डिफरेंट मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लाइक स्कॉलरशिप अनाउंस करती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अंडर ग्रेजुएट के लिए, पीएचडी होल्डर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। एंड इसके अलावा मतलब मैं ये समझती हूँ कि एक बच्चा जो है अंडर ग्रेजुएट में ही अगर वो एडमिशन ले या फिर वो जाए तो वो बेहतर होता है, क्योंकि उससे जो कम उम्र के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें ये होता है कि या तो वो घर से दूर नहीं रह पाते हैं, इससे या कम तो उम्र के बच्चे कहाँ जाते हैं? वैसे मुश्किल नहीं होता अंडरग्रेड से भी कम उम्र के बच्चे? जी, मैं वही कह रही हूँ कि वैसे काफ़ी बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि हम आफ्टर मैट्रिक ही चले जाएं, और कुछ बच्चों की जैसे होती है कि हम जस्ट अर्निंग के लिए या इनकम के लिए जाएं। हमने तो ये 9th और 10th के भी बच्चों को इतने एक्सचेंज प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, बड़े मेरे सर्कल में भी लोग गए हुए हैं उन प्रोग्राम्स पे कि 8th क्लास में दे अप्लाई और 9th में वो जाते हैं और 10th में वापस, मतलब 2 अच्छा, वो years तो का। हाँ, लेकिन वो वो तो देखिए अच्छा है, वो तो एक बड़ा चीज़- अच्छा प्रोग्राम होता है कि आप जाएं, सीखें, वापस आएं। लेकिन वो जो हम बात कर रहे हैं कि पूरा डिग्री के लिए आपने बाहर जाना, उसमें मैं जी, कह रहा था एक कि चीज़ वो होता है, देखिए थोड़ा सा माइंड एज। सेट। अब जो अंडर ग्रेजुएट बच्चा करने जाता है वो अपना एक फ्यूचर रख के जाता है। अब मैट्रिक वाला बच्चा क्या करता है कि वो जाता तो है, लेकिन वो एक तो उसके पास इनकम की सोच होती है, या फिर वो कहता है कि इंटर करके वापस आ जाना है, उसके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट कम से कम भी 4 years वहाँ होता है, तो उसका माइंड सेट वहीं का बन जाता है। और इसके अलावा जिस मकसद के लिए या जिस एम को वो गोल करके जाता है, उस एम को वो हासिल करके आता है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं वो नहीं भी आते, वहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रैक्टिसेस वगैरह करके एक प्रोफेशनल या फिर एक जो है मैं कहती हूँ कि एक्सपीरियंस्ड बंदा बनकर वो फिर रिटर्न होता है। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक स्टूडेंट, क्योंकि उनके एज फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की और ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ऐसे में ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि उसको सही गाइडेंस मिले बच्चे को कि आपने इस डिग्री में जाना है, नॉट जस्ट कि उसका स्कोप है बट आपका इंटरेस्ट भी है। हमने बहुत से बच्चों को देखा है, हालांकि वो स्कॉलरशिप पे जाते हैं या समहाउ स्कॉलरशिप पे नहीं भेजा जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करके भेजते हैं उनको, टर्की भेजते हैं, किसी और मुल्क में भेजते हैं कि अच्छा आप जाएंगे, आप उस यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करेंगे, वहाँ पहुँचते हैं, सेमेस्टर आप एक लगाते हैं, आप कहते हैं ओह आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर डिग्री, लेट्स गो बैक होम, और आप सारा ठपा करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपने पहले अब चेक ही नहीं किया कि आप करना क्या चाहते थे। आपकी वो गाइडेंस आपको मिली ही नहीं है, आपने पैसा भी ज़ाया किया, अपने वक्त भी ज़ाया किया।
अच्छा, ये चीज़ जो करियर काउंसलिंग जो हम मेन फोकस कर रहे हैं उस पे यही था लास्ट टाइम। मतलब मैं खुद इस चीज़ को पहले मतलब करियर काउंसलिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था। भाई मम्मा ने कह दिया, बाबा ने कह दिया, बाबा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मम्मा चाहती है मैं इंजीनियर बनूं, वो बच्चा अब वहीं पे स्टक हो जाता है कि यार मेरी तो ख्वाहिश है, मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास भी तो कुछ है ना। मतलब मम्मा ने कह दिया तो डॉक्टर बनना है, तो बस लकीर की फ़कीर बन गए। बस डॉक्टर चाहे आपने कितने भी पैसे खर्च करने, लास्ट में आपको रिजल्ट ज़ीरो मिले। लेकिन आप ये चीज़ देखें, अगर वो ज़बरदस्ती पढ़ के डॉक्टर बन भी जाते हैं तो आगे वो क्या कर रहे हैं, आगे वो तो देखें कि डॉक्टर का मतलब होता है कि एक मतलब उसकी जो है वो जान बचाना, मतलब एक इंसान की। लेकिन उसने इंटरेस्ट देके वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो वो फिर वही काम होगा कि हर चीज़ गूगल पे ही सर्च करेगा। क्या अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि जिस तरह हमारे वक्तों में था ना कि अच्छा, कि पेरेंट्स ने कहा कि ये करना है तो हम लोग कर भी लेते थे वो डिग्री और वो काम, अब जरा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नहीं हो गई अब? जी बिल्कुल, अभी काफ़ी डिफरेंट हो गई। इस चीज़ में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि ये चीज़ मैं खुद देख रही हूँ। इवन रूरल एरियाज़ में भी स्टूडेंट जो है वो अगेंस्ट चले जाते हैं पेरेंट्स के, नहीं आपने इस स्कूल से पढ़ा तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी उस स्कूल से पढ़ूँ, या आपने वो डिग्री की है तो मैं भी ज़रूरी नहीं है, आप फार्मर रह गए तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं भी बाबा के साथ उठ के बस फार्मिंग करने चला जाऊँ। Which is good. Farming is equally good. Not It's bad at all. important for Pakistan. जिसका जो इंटरेस्ट लेकिन हो, हम देखें एग्रीकल्चर एक की फील्ड में बड़ा एक्सेल चीज़ करते देखें एजुकेशन लोगों को। बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बंदा है कि हाँ, पार्ट ये टाइम जरूर हो फार्मिंग सकता है कर कि ले, वो कहता हो आपके कि लिए जो अच्छा है। प्रैक्टिसेस वालिद साहब की थी, वो कहता हो कि नहीं अब मैं इसमें टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट उसका करूंगा इंटरेस्ट और डिफरेंट बेहतर है, करूंगा। वो उसको बेहतरी की जब तरफ ले वो जाना चाह बाबा रहा है। की सोच पे चलेगा तो वो फिर उतना ही सोच सकते हैं जितना उनके फादर ने सोचा है। लेकिन वो एक एजुकेटेड पर्सन भी हो और पार्ट टाइम फार्मर भी हो तो फिर उसकी जो सोच होगी ना वो कुछ डिफरेंट टाइप की होगी। और मैं भी फार्मिंग और पढ़ के और बेहतर तौर पे वो करना चाह रहा जी हूँ, मैं भी और कुछ एग्रीकल्चर में कुछ और भी बेनिफिट्स इनोवेशन लेकर आ सके। जी बिल्कुल। वैसे हमारी जनरेशन तो बहुत पिस नहीं रही है, हम जो छोटे थे तो वो किया जो माँ बाप कहते थे, अब वो करें जो बच्चे कहते नहीं, हैं। हमें हमेशा बताया जाता था कि हम टाटों पे पड़े हुए हैं और हम हाँ, बिल्कुल, इतने exactly. 4 पहाड़ क्रॉस करके और करते थे नदियां ना। नाले और दरख्त नहीं सॉरी दरिया क्रॉस करके हम जो है वो स्कूल जाया करते थे, विच इज़ फाइन बिकॉज ऑब्वियसली चैलेंजेस बड़े डिफरेंट होते थे। लेकिन जी। मुझे ये लगता है कि जो जनरेशन गैप है ना ये इतना ज़्यादा है ना कि इसको हमें फिल करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या Yes, फिल नहीं भी हम कर exactly. सकते, इसका अंडरस्टैंडिंग लाने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत पहले का ज़्यादा। दौर डिफरेंट था, मुश्किल काम है। अब दौर डिफरेंट है। सो उस दौर के लिहाज से आप इस दौर में कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मतलब हर चीज़ बदल चुकी है, डिमांड्स डिफरेंट हैं। उसके लिहाज से आप अपने बच्चों को भी कोशिश यही कर सकते हैं कि आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, जो कि लेकर भी जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ ना शुभ, ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जी वो हम तो टाटो पे पढ़ के, या फलाना बच्चा वो तो टाट पे पढ़ के इतना वो आगे ऐसे निकल बन गया गए, है। वो नहीं, फला- लेकिन और देखिए तुम- मैं इसमें जी। ये पर्सपेक्टिव जरूर ऐड करूंगा कि वो जो एक बात करने का एक मकसद होता है ना, ये जो मुश्किल होती है ना, किसी पे भी जब मुश्किल आती है, आप उस मुश्किल से जब निकलते हैं आप एक बेहतर इंसान होते हैं। हमारा इस वक्त इशू क्या है कि हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। फाइन, इट्स गुड कि आप फैसिलिटीज़ आप अवेल करते हैं, इतनी आसानी, इतनी सहूलत कि आपने मुश्किल से उसको आशनाई नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि मुश्किल होती भी क्या है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने किसी सिचुएशन से फिर निकलना कैसे है। दिस इज़ रॉन्ग। हमें अपने बच्चों को नो मैटर हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मुश्किल डाला करें। हमारे बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट किड्स नहीं है, है। ये बहुत हमें Yes. समझ नहीं, हम बच्चे को अच्छा रोड ना क्रॉस करो, वो ठीक है, एहतियात बहुत जरूरी बिल्कुल है, जरूरी बट है। ये कि आपका बच्चा अगर किसी शॉप पे जा रहा है तो शॉपकीपर से खुद बात करने की कैपेसिटी बिल्कुल, रखता हो, बिल्कुल। उसे और पता ये हो कि चीज़ इसने confident भी कम्युनिकेट develop कैसे करती करना है। है। सोसाइटी में उस बच्चे को हमने तैयार करना है निकलने के जी, लिए, हम हमेशा exactly. उसके सर पे नहीं रहेंगे। उसको घर पे नहीं बिठाना एक्सेप्ट है। दिस। यस। और इसके अलावा मैं एक और सेक्टर पे या एक और चीज़ पे बात जी, करती जी। चलूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे, या फिर जेंडर गैप की हम बात कर लें तो ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है, स्पेशली सिंध से, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि लेकिन मुझे ज़्यादा आपने फोकस करना है, व्हिच इज जी। वेरी गुड। सॉरी वक्त बड़ा मुख्तसर था कमल, थैंक यू वेरी मच फॉर it's जॉइनिंग okay, अस no टुडे। problem. बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप ओपनिंग करेंगे अपने उस इंशाल्लाह, इदारे की इंशाल्लाह। जरूर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा, कुछ मैसेज रह गए कल शामिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।